हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस जीएस रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर 2022 है, तो दोस्तों आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लासें आना शुरू हो गई हैं। और दोस्तों आज से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास डेली आपको दी जाएंगी दोस्तों, सुबह 7 बजे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो यहाँ पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर कथन 1 में कहा जा रहा है कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कूट ए और बी सी डी, तो इस प्रकार से हमें 4 कूट दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कूट ए में केवल ए, कूट बी में केवल 2, कूट सी में केवल 1 और केवल 2। ठीक है, इस मतलब इसमें 1 और 2, ठीक है, दोनों। और डी में आपको कहा जा रहा है ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आगे हम लोग डीप से देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है, इसीलिए कथन 1 सही है। हालांकि 1972 के मूल अधिनियम में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के लिए प्रावधान नहीं था। इसके प्रावधानों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन का माध्यम से साल 2022 में जोड़ा गया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक 47 सदस्यीय समिति है। इसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी करते हैं, जबकि पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 2 दोनों होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंबन ब्रिज निम्नलिखित में से किसके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। पंबन ब्रिज जो है दोस्तों, वह निम्नलिखित में से किसके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में आपको बताया जा रहा है कि माजुली द्वीप और असम की मुख्य भूमि के बीच। ऑप्शन बी में आपको बताया जा रहा है मुर्रो द्वीप और केरल की मुख्य भूमि के बीच। ऑप्शन सी में आपको बताया जा रहा है रामेश्वर द्वीप और तमिलनाडु की मुख्य भूमि के बीच। ऑप्शन डी दिवर द्वीप और गोवा की मुख्य भूमि के बीच। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं, जिससे हमें इसके राइट आंसर की पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले 2.05 किलोमीटर लंबे पंबन रेलवे ब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए काम में तेजी आई है, इसीलिए आपका विकल्प सी सही होगा। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं एक बार।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें रामेश्वरम द्वीप और तमिलनाडु की मुख्य भूमि के बीच में पंबन ब्रिज में कनेक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, श्री जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो श्री जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। तो चलिए दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए हम आगे वेबसाइट में पढ़ते हैं। तो श्री जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। क्या है? श्री जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो विष्णु के एक रूप की श्री जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह मंदिर सभी हिंदुओं और विशेष रूप से वैष्णव परंपराओं के लिए विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट सेमेरू किस राज्य में स्थित है? तो मलेशिया, पहला आपको दिया गया है मलेशिया, दूसरा आपको दिया इंडोनेशिया, तीसरा आपको दिया है जापान और चौथा हमारा है इटली। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो चलिए आगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर माउंट सेमेरू जावा द्वीप, कहाँ पर? जावा द्वीप पर स्थित इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इसलिए विकल्प भी आपका राइट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके कुछ विश्लेषण के बारे में, विशेषताओं के बारे में दिया गया है, तो चलिए एक बार इस पर नज़र डालते हैं। तो बीते हुए 4 दिसंबर 2022 को माउंट सेमेरू में पुनः उद्वार हुआ, जिसके चलते यह चर्चा में है। इसके कारण आकाश में राख का एक विशाल स्तंभ और खड़ी ढलानों पर लावा की नदियां बहने लगी। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी बीएनपीबी द्वारा ट्वीट किए गए एक बयान के अनुसार अब तक लगभग 2000 लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साफर SAFAR सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए में आपको दिया गया है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एवं परियोजना है। कथन बी, यह एक महानगरीय शहर की वायु गुणवत्ता का मापता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक परियोजना है और यह एक महानगरीय शहर की वायु गुणवत्ता को भी मापता है। ठीक है, तो चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एवं वेदर फॉरेस्टिंग एंड रिसर्च पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसकी लिए कथन एक राइट है। यह समग्र प्रदूषण स्तर और शहर के स्थान विशिष्ट वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर मेट्रोपॉलिटन शहर की वायु गुणवत्ता को मापता है, अर्थात कथन दो इसलिए सही है। ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, आवास जीवन के आधार या आवास जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में इससे प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए है केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन बी विनरवा मिल्स वाद, ऑप्शन सी मेनका गांधी वाद, ऑप्शन डी ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम वाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम वाद, ठीक है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। हाल ही में पुलिस के द्वारा बुलडोजर से एक घर गिराए जाने के बाद मामले की सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने पटना शहर के एक थाने के पुलिस अधिकारी को उनके कार्यक्षेत्र के अतिक्रमण के लिए दोषी ठहराया है। ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने फैसले सुनाया कि आवास जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होता है। चमेली सिंह बनाम यूपी राज्यवाद 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट के आश्रय के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 19(1) के तहत निर्बाध आगमन की स्वतंत्रता के घटक के रूप में मान्यता दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा है दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए, इसमें 6 सदस्य होते हैं, इससे एक वर्ष में कम से कम 6 बार मिलना आवश्यक है। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी कि 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न और न ही 2। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, इसमें 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक 5 सितंबर से शुरू हुई। संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेबी के तहत केंद्र सरकार 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन करती है, इसलिए कथन एक सही है। इस तहत की पहली एमपीसी का गठन सितंबर 2016 में किया गया था। एक वर्ष में कम से कम 4 बार एमपीसी की बैठक होना अनिवार्य है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। एमपीसी की बैठक के लिए कोरम 4 सदस्य का होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा है दोस्तों, नौसेना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर निम्नलिखित में से जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 में इसे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में हुए ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 दोनों है, ठीक है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। हमारा इसका महत्वपूर्ण तथ्य जो है दोस्तों, नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यदि इसी प्रकार यह दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और देश की रक्षा में उनकी भागीदारी को याद करने और उनकी प्रशंसा करने के लिए मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1971 को भारत पाक के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था। नौसेना दिवस ऑपरेशन ट्राइडेंट के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, अतः कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है, जिसके कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति होते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आज का प्रश्न है दोस्तों, राजाजी टाइगर रिजर्व और कार्बोट टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहे हैं, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो चलिए इसके राइट आंसर को जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए आगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने उत्तराखंड के बाघ अभयारण्यों की सड़कों को व्यावसायिक परिवहन के रूप में अनुपयुक्त घोषित किया है। राजाजी टाइगर रिजर्व और कार्बन टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में हिमालय के तराइन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए, विकल्प ए सही है। उत्तराखंड में केवल यही 2 बाघ अभयारण्य हैं। कार्बोट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना और आज़ादी के पहले घोषित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।